सही महीने में अगर आपको बोलूं तो ऐसा कोई वो नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है कि मैंने क्या बोलना है, क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं है, बट फिर भी बोलने की कोशिश करता हूँ। लाइफ में सर हम पहले डालते हैं जर्नल एंट्री, फिर हम बनाते हैं लेजर, फिर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से बनता है ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। आपको जो क्वेश्चन में दिया होगा वो ट्रायल बैलेंस के साथ साथ दी होंगी एडजस्टमेंट्स। और आपको ये बात पता है, आई एम सॉरी, और आपको ये बात पता है बेटा कि ट्रायल बैलेंस में जो चीज होती है वो कितनी बार जाती है? बोलिए बोलिए। एक बार जाती है सर ट्रायल एक बार। बैलेंस, एडजस्टमेंट वाली 2 बार। और जो एडजस्टमेंट में होती है वो जाती है बेटा 2 बार। और 2 बार इसलिए जाती है बच्चे क्योंकि इसकी हमें क्या पास करनी होती है? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री। जनरल एंट्री होती है तो सर। आइए जरा एक एक करके एडजस्टमेंट लिखता हूँ और अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखना, और जहां पे अगर आपको डाउट है तो बोलना। मेरे पास खुद कोई आई डू नॉट हैव दी प्रोसेस कि मैं इसको कैसे लेके जाऊंगा, बस मैं बोलता जाऊंगा, जहां आपको प्रॉब्लम है तो बताना। तो मैं हालांकि छोटी छोटी यहाँ पर एडजस्टमेंट्स लिखता जाऊंगा, और मैं ये बोलूंगा कि ये ट्रेडिंग पीएनएल में जाना है या बैलेंस शीट में जाना है, दोनों में जाना है। ठीक है, समझ आ रही है बात? सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है ट्रेडिंग पीएनएल में जाएगा, बैलेंस शीट में ही जाएगा। दोनों में जाता है सर। तो एक तो ट्रेडिंग पीएनएल के क्रेडिट साइड में जाएगा, और बैलेंस शीट में कहा चला जाएगा? एसेट साइड। एसेट साइड में। और आपको एक बात पता होनी चाहिए, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। व्हिचएवर इज लेस। अगर मान लो क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट दिया हुआ है 100 और एनआरवी दिया हुआ है 70, तो क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग पीएनएल के कितना लिखोगे? 70। और बैलेंस शीट में भी जाएगा 70। और अगर कॉस्ट है 100 और अगर 120 है तो कितना? कॉल तो 100 लेंगे। 100 लेंगे। हो जाएगा कॉल। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं, तो अगर तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा एक चीज बता दो, अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो तुम एंट्री क्या डालोगे बच्चे? क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग। हाँ गए बेटा, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। और अगर क्लोजिंग स्टॉक तुमको ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो इसका मतलब क्या एंट्री ऑलरेडी पास्ड है? यस सर। क्लोजिंग टू ट्रेडिंग। क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज। परचेज। और अगर कोई चीज ट्रायल में गिवन है तो अब क्या वो ट्रेडिंग एंड पीएनएल में दिखाना है मैंने? नो सर। वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाना है बच्चे? एसेट साइड। बहुत बढ़िया। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है और मैं आपसे बात कर रहा हूं एडजस्टमेंट्स की, तो इसके 2 इफेक्ट जाएंगे। ट्रेडिंग एंड पीएनएल के डेबिट में जाएगा और सर बैलेंस शीट में पीएनएल में जाएगा। डेबिट और लायबिलिटी साइड। एक तो पीएनएल में डेबिट साइड पे तुम ऐड आउटस्टैंडिंग कर दोगे, और लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। इसी तरीके से सर आउटस्टैंडिंग। आंटी जी चेक कर रही है पीछे से। क्या कर रहे हो? कौन? Yes, आंटी sir. भी चेक करने आई थी, क्या कर रहे हो? कौन Yes, चेक sir. करने? आंटी जी पीछे चेक करने आई थी, क्या कर रहे हो इतनी रात को? आंटी जी चेक करने आई थी आपको। मुझे? आप कर तो नहीं रहे। अभी बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आप पीने लगे हो क्लास तो- के नाम पे क्या कर रहे हो? ठीक है, आइए। आउटस्टैंडिंग रेंट है, और अगर आउटस्टैंडिंग रेंट है या फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस है, कोई भी खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसका ट्रीटमेंट यही होगा ना? यस सर। सर मुझे बता दीजिए, अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल में गिवन है तो कहाँ कहाँ जाएगी? सर ओनली बैलेंस। ओनली बैलेंस शीट में जाती है लायबिलिटी। यहाँ पर नहीं जाएगी।
तो ठीक है सर जी, आगे देखते हैं। और एडजस्टमेंट कौन सी होती थी? अगर एडजस्टमेंट बैड डेट्स की है तो एक तो तुम इस बैड डेट को उसमें आते थे अंडर में जाएगी सर, एक तो ट्रेडिंग में शो करते थे। ट्रेडिंग में आई मीन पीएनएल के अंदर शो कर दोगे। यस सर। और कौन सी साइड पे? डेबिट साइड पर। डेबिट sir. साइड पर लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम बैलेंस शीट की असेट्स में लिखते थे सर, माइनस कर डेटर में से। बैलेंस शीट में जो आप करोगे वो डेट Debtor में जो minus भी कर दोगे। बैलेंस होगा उसमें से आप माइनस कर दो। एंट्री तो डालने की जरूरत नहीं है ना, सीधा सीधा अब तो मेन एग्जाम पर्पस का ही देखे ना। यस सर। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है तो इसमें मैंने काफी बातें करी हुई है तुमसे। तो एक तो तुम पीएनएल के डेबिट साइड पर प्रोविजन क्रिएट, जितना भी तुम इस साल क्रिएट करते हो, यानी कि अगर मैं बोलूं जो भी क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर है, क्या मैं कह सकता हूं अगर मेरा ओपनिंग प्रोविजन है 100 रुपए और तुमने इस साल क्रिएट करे 40, तो पीएनएल में कितना डालोगे? 40 तीनों में 40 ही जाएगा। ठीक है। 40। लेकिन जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे तो बेटा जब तुम जैसे डेटर का बैलेंस होता है इसमें से तुम प्रोविजन माइनस करते हो, कितने रुपए की करोगे बेटा? 100 का और प्रोविजन माइनस कर। 140। नहीं, ये 60 क्लोजिंग प्रोविजन अगर ओपनिंग कितना है 40 का तुमने क्रिएट करा तो क्लोजिंग कितने का हो गया? 140। तो बेटा क्लोजिंग का मतलब ये बैलेंस शीट वाले दिन प्रोविजन है ना, तो बैलेंस शीट वाले दिन माइनस करोगे ना ये वाला। यस सर। बोलिए, क्लियर है? सर 6 पॉइंट है। डेप्रिसिएशन एक तो पीएनएल के डेबिट साइड पे कर दोगे और सर बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस कर देंगे। एसिड में से माइनस कर दोगे। और एडजस्टमेंट बता दो थोड़ी सी। कमीशन सर कुछ कमीशन ले लो। प्रीपेड सर प्रीपेड यस सर। प्रीपेड एक्रूड ले लो। एक्रूड। प्रीपेड एक्सपेंस लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस आप क्या करते हो, आप पीएनएल में खर्चा रिकॉर्ड करते हो या खर्चे को कम कर देते हो प्रीपेड के नाम से? कम कर देते हैं। तो इसको क्रेडिट लिख दूं मैं, यस सर। यानी कि जो भी एक्सपेंस तुमको ट्रायल में गिवन होता है उसमें से तुम लेस कर देते हो जो भी तुम्हारा प्रीपेड है। ऐसा ही होता है ना? उसके बाद बच्चे बैलेंस शीट में क्या होता है, प्रीपेड को कहां दिखा देते हो? Asset side। Comes your asset। एसेट राइट। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं चैरिटी की, तो अगर तो तुमने चैरिटी ट्रेडिंग एंड पेरोल। परचेजेस से लेस कैश। परचेज नहीं, अगर मैंने कैश का करा है कैश। तो एक तो तुम पीएनएल में खर्चा रिकॉर्ड करोगे चैरिटी के नाम से, यस सर। और Yes, sir। दूसरा तुम्हारा बैलेंस शीट में कैश क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। गिर जाएगा। कम हो जाता है। अगर तुम चैरिटी करते हो तो फिक्स, चैरिटी तो परचेज से जाती है। अगर परचेज से तब जाएगी ना जब आप गुड्स दोगे। गुड्स को सेल कर, गुड्स को बेचते हैं, मतलब चाहे गुड्स को देते हैं। अच्छा। वो सैंपल होता है ना सर। सैंपल इज डिफरेंट, सैंपल इज एडवर्टाइजमेंट। तो आप ये कह सकते हो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, चैरिटी को तुम पीएनएल में डेबिट कर रहे हो और तुम कैश को कम कर रहे हो। ठीक है? अगर थ्रू कैश दी जाए तो, अगर कैश दिया तो, क्योंकि कैश कम हो जाएगा ना। और अगर फिक्स्ड एसेट दिया होता तो उसको डेबिट कर देंगे सर, फिक्स एसेट को कम कर देंगे। Asset- चैरिटी तो डेबिट होना ही है एसेट में से माइनस कर देंगे। और आपका फिक्स्ड एसेट माइनस हो जाएगा। यस सर। अगर तुम गुड्स देते हो ना, तो सर चैरिटी सर डेबिट हो जाएगा और सर ट्रेडिंग में सर परचेज में कम हो जाएगा। एग्जैक्टली सर बैलेंस शीट में जाएगी नहीं परचेजेस तो। यहाँ पर balance चैरिटी टू परचेज। हाँ, तो परचेज, ये वाला जो परचेज है ये तुम्हारा ट्रेडिंग पीएनएल वाला कम हो रहा है ना। हाँ सर, तो सर परचेज तो बैलेंस शीट में डाला आपने, बैलेंस शीट साइड को जाएगा। सॉरी, तो चैरिटी डेबिट और परचेज तुम्हारा क्रेडिट हो जाएगा। यस सर।
यहां तक क्लियर है सर? चैरिटी हो गया, इसके बाद तुम्हारा सर सैंपल है, फ्री सैंपल्स है ना, डोनेशन दिया है। डोनेशन और चैरिटी इधर ही आ गया है। ठीक है, फ्री सैंपल्स अगर है तो फ्री सैंपल में तुम डेबिट क्या कर दोगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, और परचेस को क्या कर दोगे आप, क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है? यस सर। सर अक्रूड इनकम। मैं लिख रहा हूं तो दिख नहीं रहा सर। ये अक्रूड इनकम क्या होता है सर? अक्रूड इनकम होता है कि बेटा तुमने मेहनत तो कर ली है ना? अर्न बट नॉट यानी रिसीव। कि तुम पीएनएल की साइड पे, क्रेडिट साइड पे तो दिखाओगे, लेकिन क्या तुम्हें पैसा मिल गया इसका? नो सर। तो तुम एसेट भी क्रिएट कर देते हो बेटा। बेसिकली तुम्हारा एसेट बढ़ गया क्योंकि तुमको एक इंसान ने देना है, तो एसेट इंक्रीज हो गया और इनकम बढ़ गया, यानी कि एसेट अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इनकम। ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट? सर प्रोविजन कमीशन की भी तो है ना सर? अक्रूड वाला? हाँ जी, सर लास्ट में जो कमीशन देते हैं। वो जो मैनेजर्स कमीशन होती है ना? मैनेजर कमीशन। यस सर। देखो क्वेश्चन के अंदर वो ना, निकालने का फॉर्मूला भी होता है, वो बता दो। हाँ, मैनेजर की कमीशन जो होती है ना, अगर मान लो दी हुई है 10%, तो आपको दो चीजें चेक करनी है, ए और बी। ये जो 10% ऑन नेट प्रॉफिट होता है ना, होता तो ये 10% ऑन नेट प्रॉफिट है, लेकिन अगर लिखा हुआ है बिफोर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या फिर होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये आपको बड़ा ही क्लियरली क्वेश्चन बताएगा। अगर तो बिफोर चार्जिंग है तो आपको क्या करना होता है, 10/100 ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है जी। और अगर आफ्टर चार्जिंग है तो 10/110 ऑफ नेट प्रॉफिट। और बेसिकली आप एक बनाते हो खर्चा, यानी कि एक होगा पीएनएल में तुम्हारा डेबिट, और दूसरा तुम्हारी लायबिलिटी बन जाएगी मैनेजर्स। सर कुछ नहीं लिखा होगा तो हम बिफोर मानेंगे ना? हाँ, वो आप एजम्पशन डाल सकते हो, बिफोर डाल दो। यानी कि बेसिकली अगर मैं इसका मतलब आपको हल्का फुल्का बताना चाहूं, यानी कि भाई मैनेजर को कमीशन मिली है 10% नेट प्रॉफिट पे, और ये नेट प्रॉफिट में से तुम माइनस मत करो, यानी कि बिफोर चार्जिंग मेरे को जो भी कमीशन मिलनी है वो माइनस मत करो, तो जो भी नेट प्रॉफिट है उसका सीधा 10% मुझे मिल गया। और अगर आफ्टर चार्जिंग है, इसका मतलब जो भी नेट प्रॉफिट है ना, उसके अंदर ऑलरेडी मेरा और नेट प्रॉफिट दोनों है, तो 10/110 करते हैं, इसका गणित पूरा बैठ जाता है। बट अभी कोई लास्ट मोमेंट पे आपका आफ्टर और बिफोर, अगर बिफोर लिखा तो 10/100, आफ्टर लिखा तो 10/110। मुझे बताइए कोई दिक्कत और कोई नो कमेंट? सर। भी तो होता है हम्म, अनअर्न इनकम। अब ठीक है, नॉर्मल सारी लॉस वगैरह। ऐसे ही है। अब मैं ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें सीधा क्वेश्चन पे चले जाना चाहिए, यस सर। है ना? अब एक क्वेश्चन करते हैं कुछ, कि उस क्वेश्चन को कैसे करना है एग्जाम में एंड एवरीथिंग। ठीक है, कि क्या पैटर्न रहता है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी कोई तो कुछ आरटीपी मतलब वगैरह वाले करवा दो सर हो तो। मैं आपको ना पैटर्न बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन आरटीपी और उसके तो करे हैं, तो कोई डाउट वाउट ले लूंगा, पैटर्न बता दूंगा मैं मॉड्यूल की। आरटीपी की प्रैक्टिस करे है ना भाइयों? यस सर। हम्म,
मतलब और तुम्हें मतलब एक अपनी इंट्यूशन भी बता दूंगा, मुझे लग रहा है कि कौन सा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखो एक ना ये जो आखिरी में जो क्वेश्चंस है ना, ऐसा हो सकता है कि 5 नंबर का ना ये वाला क्वेश्चन आ जाए बच्चों। ये वाला ध्यान है आपको? यस सर। इसमें वो इतने ट्रेनीज और वो वाला था ना ये, यस सर। है ना? तो ये वाला थोड़ा देख लेना, मतलब मैं भी अभी कराऊंगा, देखते हैं एक बार। सर जो वैसे वाला सेकंड वाला क्वेश्चन आपने बताया, उसमें कोई फॉर्मेट तो नहीं है ना सोल्व करने का? नहीं फॉर्मेट नहीं है, बस अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपकी। यही तो आपने उसमें दिया था टेस्ट में। तो ये वाला ना, अगर मुझे ऐसा लगता है कि 5 नंबर का ना, ये मतलब आ सकता है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं बच्चों के। एक बार आपने टेस्ट में फर्स्ट वाला भी दिया था। फर्स्ट वाला भी हमने करा हुआ है। तो मैं बेसिकली आपके साथ क्या बातें कर लेता हूँ, जो थोड़ा सा अजीब अजीब से क्वेश्चन है, और बिलीव मी जो अजीब क्वेश्चन है वो भी आने के चांसेस होते हैं। तो एक इलस्ट्रेशन नंबर 13 करा है आप लोगों ने? यस सर, इसमें बताना है कि रिजर्व कौन सा, प्रोविजन कौन सा ठीक है। है, तो जस्ट एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। तो क्रिम्सन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये सब दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ 1 to 6 आर ट्रांसफर टू प्रोविजन? कौन कौन सा ट्रांसफर टू प्रोविजन में है? कौन कौन सा, मतलब किस किस को तुम प्रोविजन बोलोगे, किस किस को रिजर्व बोलोगे, और कौन सा नीदर रिलेटेड टू प्रोविजन है और ना ही रिजर्व है? तो आप मुझे बताइए, सबसे पहला डेप्रिसिएशन, इसको मैं प्रोविजन बोलूं, रिजर्व बोलूं, या ना तो प्रोविजन ना रिजर्व? प्रोविजन सर। प्रोविजन। प्रोविजन ही हो गया ना ये तो। प्रोविजन हुआ सर। तो बेसिकली सबसे पहला वाला आपका प्रोविजन बिल्कुल सही है। सर आंसर मत दिखाया करो। चलिए दूसरा बताइए। सर ये भी प्रोविजन है, नहीं प्रोविजन सर, को बैठे। प्रोविजन नहीं होगा सर ये। क्या है? अच्छा राइट ऑफ है ना। राइट ऑफ है सर। बेसिकली ध्यान रखना इस बात को कि जो बैड डेट है ना, वो देखो, हालांकि बोलने को तो मैं एक बात बोलूं तुम्हें, ये कुछ गणित नहीं बैठ रही कोई क्वेश्चन की, डेप्रिसिएशन राइट ऑफ नहीं करता मैं पीएनएल में, ठीक है? और अब आप बोलोगे सर लेकिन डेप्रिसिएशन का प्रोविजन भी बनता है, ठीक है, लेकिन बेटे कहीं गिवन नहीं है। तो मैं आपको कहीं ना कहीं यही बोलूंगा, आप छोटे बच्चों, आपको नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, मेरा सजेशन ये है ये क्वेश्चन याद करने का, ठीक है? तो सेकंड वाला क्या हो गया, ना तो ये प्रोविजन है और ना ही ये राइट ऑफ है। सर अगर डेप्रिसिएशन राइट ऑफ होता तो हम उसे नाइदर रिलेटेड टू प्रोविजन और नॉन रिजर्व में डालते ना। ठीक है, तो बेसिकली सेकंड, ये जो सेकंड वाला है वो ना तो आपका प्रोविजन है ना ही है, और पहले वाला जो है उन्होंने प्रोविजन लिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ क्वेश्चन को आपको यही बोलूंगा जो दिया है वो करना है बस। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये वाला फिर भी सेंसिबल है, इसको कहाँ डालूंगा? ये तो प्रोविजन में जाएगा। प्रोविजन है। प्रोविजन। प्रपोज डिविडेंड, तो रिजर्व होते हैं। रिजर्व। रिजर्व, क्योंकि ये रिजर्व का शेयर होता है। यस आइए सर। देखते हैं प्रपोज डिविडेंड कहाँ डाला हुआ है। ना तो ये रिजर्व है और ना ही ये कोई प्रोविजन है। सर ये कैसी बातें बोल रहे हो आप? बेटे देखो, प्रपोज डिविडेंड एक जमाना होता था जब इसको हमें इसकी एंट्री डालनी पड़ती थी। आज के टाइम पे प्रपोज डिविडेंड की कोई एंट्री नहीं डलती, तो ना तो ये आपके रिजर्व्स को हिलाता, ना ये कोई प्रोविजन। आज के टाइम पे इसकी एंट्री कोई डलती ही नहीं है, मतलब ये इसके ऊपर भी कुछ साइंस है, कुछ लगी हुई है, लेकिन आपको क्या मानना है,
ना तो ये प्रोविजन है और ना ही ये रिजर्व। क्लियर है? बोलिए। यस सर। रिटेन्ड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर। ये तो रिजर्व ही है सर, सेंसिबल है। यस सर, रिजर्व है तो। लाइबिलिटी फॉर टैक्स। क्या होना चाहिए? प्रोविजन। उसका रीजन ये होता है कि जो भी आपका टैक्स का लायबिलिटी होता है ना, अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मेरे को एलिमिनेशन करनी हो तो डेफिनेटली ये मेरा प्रॉफिट नहीं होता। और दूसरा, जब तुम लायबिलिटी फॉर टैक्स बनाते हो ना, तो तुम बेसिकली प्रोविजन के थ्रू बनाते हो। ठीक है, अब इसके पीछे और गणित के अंदर आप नहीं जा सकते हो, तो आपको बस याद रखना है कि ये आपका क्या है जी। यही क्वेश्चन है सर जो याद रखने के लिए? हाँ जी, यही क्वेश्चन है जो याद रखने के लिए? हाँ, मतलब इसमें तुम्हें बस ये है कि आखिरी दिन तुम्हें देखना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो ये आ सकता है, मतलब यू नेवर नो कौन सा क्वेश्चन मॉड्यूल का आ जाए। अतरंगी क्वेश्चन कोई ना कोई पूछते हैं वो, ठीक है, तो ये अतरंगी में से ही है कोई। सर अब आप आरटीपी में भी था ये। आरटीपी में था, यस। ठीक है। अब बच्चे, अब देखो, मैं बेसिकली आपको कोई भी एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, और उसका मैं सिर्फ आपको पैटर्न बता देता हूँ और हम डिस्कस कर लेते हैं उसको, ठीक है? ऐसे चलेगा? जगह नहीं जा रहा ना सर? सही करा दो। हाँ जी। जगह नहीं जा रहा ना? नहीं नहीं, जगह तो जाएगा, बट मेरे हिसाब से ये वाला जैसे तुमने करा हुआ है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं लंबा क्वेश्चन कराता रहूं तुम्हें, ऐसे वो बोरिंग हो जाएगा। सर पता है आपको बुला रही है मैम, लग रहा है सही। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कौन सा क्वेश्चन कराऊं मैं? चलो ऐसा करा दो जिसमें मैनेजर कमीशन वगैरह भी समझ आ जाए। और ये जो एंड वाला 12th ही करा दो। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आपको ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री तो समझ आ गई है ना? यस सर। यस सर, ये तो हो गए कोई भरोसा नहीं भाई, सिर्फ ओपनिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्री बनानी आ जाए, थे। जी सर। ठीक है, कुछ भी आ सकता है भाई, हो छोटे छोटे जल्दी हाँ किया था हमने। हाँ, 4 नंबर के हो सकता है, फाइनल अकाउंट से सिर्फ यही बना आ जाए, 4 नंबर। तो छोड़ के नहीं जाना ये कि ये नहीं आता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यस सर, ये चीज चलिए, तो सर सर ऐसा क्वेश्चन करा दो या जिसमें कमीशन वगैरह भी हो जाए। 12th ही करा दो। पॉइंट मैं ही डाल दूंगा यार। जी सर, क्योंकि समझने टाइम तो है नहीं अभी। कमीशन वाला वो जो मैनेजर कमीशन कह रहे हो? यस सर, उसका क्वेश्चन मिलते नहीं ना। 12th करा दो सर, ऑलमोस्ट 12th में सब कुछ है, पूरा चैप्टर है 12th में। चलिए आइए इलस्ट्रेशन नंबर 12 करते हैं, ठीक है, और मैं इसको फटाफट करवाऊंगा, ठीक है। The following is the schedule of balance on 31st March 20 extracted from the books of Sri Gavaskar, who carries on the business under the name and style of Gavaskar Vishwanath at Bombay. तो भैया, द फॉलोइंग इज द शेड्यूल ऑफ बैलेंस। सबसे पहले ना तुम्हारे दिमाग में ये जाना चाहिए, ये जो बैलेंस है ये काय बात के दिए हैं भाई, और तुमको खुश हो जाना चाहिए कि एंड में अगर ये दोनों मैच हो रहे हैं तो ये कौन सा दिया हुआ, तो मैं कह सकता हूँ ट्रायल बैलेंस है ये, यस सर। ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट तुमको दिया हुआ है, और कौन से साल के दिया हुआ है? एज ऑन 31st March 20, यानी कि तुम्हें ये जो बनाना होगा वो किस चीज का बनाना 19-20। होगा? 20 का। आप मुझे बताते जाइए, कैश इन हैंड को कहाँ डालूंगा मैं? एसेट। एसेट में जाएगा। अगला एसेट, बताओ। एसेट, ये भी एसेट, ये ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में जाएगा ना सर? एसेट। एसेट, असेट, एसेट, बिल्डिंग, असेट, मोटर ये कार भी असेट, लाइबिलिटी, 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 P&L। लाइबिलिटी, मतलब डेटर में माइनस कर लो एक तरह से। पीएनएल में नहीं जाएगा ये, प्रोविजन जो है वो अच्छा बना हुआ, liability ठीक है सर। जी सर। ठीक है। जी सर। परचेज, ट्रेडिंग। ये भी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग, ये भी ट्रेडिंग। P&L, सैलरीज। और अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा होता तो
सर फिर भी पीएनएल P&L में में जाता, क्योंकि पीएनएल सर में सैलरीज पहले आ रहा है ना, और अगर वेजेस एंड सैलरीज होता तो ट्रेडिंग। तो फिर ट्रेडिंग में डालते। रेंट फॉर गोडाउन, P&L P&L सर फ्रॉम है तो ये क्रेडिट साइड जाएगा ना। नहीं ये आपका खर्चा है ना, जब तूने लोन लिया था ऊपर, अब तुमको रिलेट करना आना चाहिए। विश्वनाथ से अगर लोन लोगे तो उसको इंटरेस्ट पे कराना तुमने। अच्छा ठीक है। और ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट भी हो सकती है कि 3 लाख रुपए का लोन है, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो अगर 10% है, तो साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 30,000 30,000, वो 3,000 हमें लिखना आउटस्टैंडिंग पड़ेगा। होगा। बट आई आउटस्टैंडिंग। डोंट नो, अभी मुझे नहीं पता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वो एडिशनल और इन्फॉर्मेशन। अगर नहीं देते तो हम क्या मान के चलते हैं सर, ये जो दिया हुआ है वो उतना ही है? हाँ फिर मैं ये मान लेता हूँ। रेट्स एंड टैक्सेस, P&L P&L allowed, P&L that is the discount received, credit side P&L Trading Credit है, ट्रेडिंग गलती मत ट्रेडिंग में करना, जाता है, इसको Trading उसमें है, मत डाल देना। ट्रेडिंग है। कैरेज आउट Trading टुवर्ड्स ट्रेडिंग। ए क्या बोल दिया रे? इनवर्ट P&L ट्रेडिंग होता है ओह सर सॉरी पीएनएल। जी सर, कैरेज इनवर्ड्स आता है। ये पता है ना कॉन्सेप्ट, आउटवर्ड है ये, बेसिक है ये। यस सर। ड्राइंग्स एक्सपेंस हो गया ना। कहाँ दिखाओगे इसको? कैपिटल में से Liability बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। बेसिकली कैपिटल बैलेंस शीट में सर कैपिटल माइनस। जी सर। तो आप ये कह सकते हो, अगर मुझे कैपिटल में से करना है तो इसको एसेट लिख दूं, एसेट में दिखाना है टेक्निकली। बट यस सर। कंफ्यूज ना हो जाओ यार, मतलब ठीक है नहीं इसको नहीं, वो तो नॉर्मल है। सर कैपिटल। वही ठीक है, वो याद रहे, समझ आ रखा है ना वो। हाँ, प्रिंटिंग यस एंड सर। स्टेशनरी, P&L, P&L में भी P&L, ये भी P&L भी है, ये भी P&L, ये P&L, 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 बैलेंस शीट। बस एडजस्टमेंट छोड़ देना, यही डालकर आ जाना, आधे नंबर तो मिल जाएंगे तुम्हें। सर पर आधे नहीं चाहिए ना, आधे से तो ज्यादा ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अब पेपर के अंदर क्या पैटर्न ये है कि ऊपर से डालते जाओगे और फिर एडजस्टमेंट देखोगे? नो सर, पहले तो एडजस्टमेंट पहले देखेंगे। एडजस्टमेंट्स क्लोज करनी है, और आपको एक साथ बनाना है। आपको ऐसे यस नहीं करना कि आप पहले ट्रेडिंग बना रहे हो। ये सारी बातें पता है ना आपको? यस आप सर। जी ट्रेडिंग सर। भी बनाओगे, आप पीएनएल भी बनाओगे, और आप और बैलेंस बैलेंस शीट शीट भी। भी एक साथ बनेंगी ये। अगर आप अलग अलग बनाओगे तो नहीं होने वाला आपका ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट ठीक से। आपको एक एक आइटम पकड़ के पता होना चाहिए। जैसा कि सर स्पेस कितना रखे अगर अपन एक साथ बना रहे हैं? आप स्पेशियस रख एक सकते एक हो, एक पेज पे आप ट्रेडिंग एक बनाओ, एक पेज पे, हाँ। एक सर पेज उसकी पे। आंसर शीट किस टाइप की होती हैं जो हमें मिलेंगी वहाँ? क्योंकि सर जब बोर्ड में जाते थे तो उसमें वर्टिकल टाइप में आती थी। हॉरिजॉन्टल में होती है इनकी। नहीं, अब इनकी चेंज हो गई है बुक जितना। सर मैंने वर्टिकल वाली देखी थी हाँ, यूट्यूब पे, आज वर्टिकल वर्टिकल वाली वाली है, और देखते हैं। बच्चों ने आंसर शीट भी निकलवाई थी ना वर्टिकल जैसी। ठीक है, तो वो चीज होती है। फिर तो 3 पेज मांग देते तो। सर हमें आमने सामने वाले पेज पे करना पड़ेगा, जैसे दोनों दो शीट फ्रंट पे हाँ होती है तभी अच्छे से हो पाएगा। वो भी ठीक है, वो भी कर सकते हो। सर जी सर। क्वेश्चंस में ट्रेडिंग पैनल एक साथ बनाना बेटर है या अलग अलग अकाउंट्स करके बनाना बेटर है? मेरे हिसाब से शायद से अगर तुम अलग बनाओ ना तो तुम्हें भी अच्छा क्लोजर मिलेगा, उसका प्रेजेंटेशन बेटर हो जाती है। बस तो अब प्रेजेंटेशन देख लो या मार्क्स देख लो। नहीं, प्रेजेंटेशन के बेसिस पे ही मार्क्स हैं। आई वुड सजेस्ट आप अलग अलग बना दो तो ज्यादा अच्छा लगता है वैसे। ठीक है बच्चों, आइए अब सर ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सर, इतनी सारी एडजस्टमेंट दी हुई है सर। ठीक है, और मैं बेसिकली आपको क्या सजेस्ट करूंगा, तो भाई आप जब एडजस्टमेंट करते हो तो सबसे पहले कोशिश करना क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट पकड़ लेना सबसे पहले। और ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं जनरली बस बोल रहा हूँ,
कि जब हम छोटे छोटे पॉइंट कर लेते हैं फिर हिम्मत आ जाती है कि एक दो पॉइंट आपने एडजस्टमेंट के इजी वाले कर लिए, फिर आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हो। तो मुझे बता दीजिए 4,40,000 का जो स्टॉक है, एक तो ये तुम्हारा ट्रेडिंग में आ ट्रेडिंग हो जाएगा जाएगा। यस सर, बाय क्लोजिंग स्टॉक पे। और एक आ जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है जी, यस सर। एक एडजस्टमेंट हो गई तुम्हारी। उसके बाद तुमने पढ़ा 2 मंथ रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग। पता नहीं सर ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना क्या चाह रहा है आपको क्वेश्चन में पहले से पता होना चाहिए। वो ये बोलना चाह रहा है कि ये तुमने रेंट 10 महीने का रिकॉर्ड करा हुआ है 10 और month 2 का है। महीने का रेंट में अभी। ऐड कर देंगे। तो आप जरा देखिए आपका रेंट कितने का है। 55,000। ये कितने महीने का है? 10 महीने का सर। तो 1 महीने का कितना हुआ? 5500। 2 महीने का हो जाएगा 11,000। तो बेसिकली तुम रेंट का जो खर्चा डाल रहे हो इसमें तुमने 2 महीने का ऐड करा 11,000, और दूसरी बात बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग कितना आ गया? 11,000। क्लियर है रे भैया? यस सर। आइए सर, उसके बाद आइए इंटरेस्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं। लोन फ्रॉम विश्वनाथ। बेटे जब पेपर में ये लोन वाला पॉइंट आया ना तो समझ लेना कि थोड़ा सा उस पर अलर्ट हो जाना कि किसका नाम था क्या था, क्योंकि ना वो इंटरेस्ट की बात जरूर करेगा, चांसेस आर वो जरूर करेगा। तो जब आप लोन वाला पॉइंट पढ़ते हो ना तो ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाना। रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर 12% और लोन लिया था 1/5/2019। तो बेसिकली तुमने ये जो 3 लाख रुपए का लोन लिया है, इसके ऊपर 12%, और ये लोन कब लिया है? 1/5/19। 5 महीने में। कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 11 महीने। गुड, 11 महीने का। तो कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? 41 to 50। एक बार बताओ, आई थिंक 33,000 आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि ना कॉमन सेंस लगाया करो लाइफ में। अगर ये 12 इस 12 से कट रहा है ना तो कुछ 33 टाइप आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करते टाइम ये भी कॉमन सेंस चलनी चाहिए साथ साथ। 33,000 और आपने कितना रिकॉर्ड करा हुआ है? 27। तो बेटा 27 में कितने का खर्चा और ऐड हो जाएगा? 6,000। और लाइबिलिटी में भी 6,000 रुपए का तुम्हारा ऐड हो जाएगा। तो ये 6,000 रुपए। सर इन्होंने लोन के अंदर ही डाला हुआ है, तो आप भी ऐसा कर लेना बेटा कि लोन जो 3 लाख का है और जितना आउटस्टैंडिंग है। सर अगर हम अलग कर दे तो अलग करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ठीक है एक साथ कर दो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता अलग या सेम में। ठीक है, चलिए प्रोविजन फॉर बैड डेट आप ये लेके चलिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट का तो पॉइंट आना ही आना, ठीक है, डेप्रिसिएशन तो आना ही आना, क्लोजिंग स्टॉक तो आना ही आना है, तो 3 पॉइंट तो होते ही होते हैं। तो ये प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन्ड। आपको ये चीज पता है कि मेंटेन्ड और क्रिएशन में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इफ इट इज रिटन एज मेंटेन्ड, मेंटेन्ड का मतलब होता है कि इतना तो होना चाहिए। आइए अब थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। अच्छा, कोई बैड डेट का कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ? इसमें नहीं है सर। क्योंकि ना, क्योंकि एक बात बताता हूँ तुम्हें, मान लो अभी मैं रैंडमली कोई भी पॉइंट उठा रहा हूँ, बट जब भी प्रोविजन उठाऊंगा ना मैं, तो मेरे को ये जरूर पता होना चाहिए कि बैड डेट मैंने टेक केयर कर लिया। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अब हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। डेटर कितने का है बच्चे? $8,60,000 और बैड डेट्स भी गिवन है, पता है आपको? सर बैड डेट्स कितने गिवन है? 20,000। आप मुझे बताइए, क्या ये बैड डेट्स को डेटर में से माइनस करूं? नो सर। तो सर वो ऑलरेडी माइनस है। ठीक है, तो मेरे जो डेटर्स हैं मुझे उसके ऊपर मेंटेन कितना परसेंट करना है? 5%। 5%। और ये मेरे
नीचे एडिशनल में अगर कोई बैड डेट्स दिए ही नहीं हुए तो इसका मतलब कह सकता हूँ ये मेरे करेक्ट डेटर्स है। यस सर। तो आप मुझे बताइए कितने का प्रोविजन हो गया लॉजिकली? 43,000। 43, यानी कि इतने का होना चाहिए, बट मेरा कितने का बना हुआ है? 30। तो मेरे को कितना क्रिएट करना है बच्चे? 13,000। तो आइए ना सर, पीएनएल के अंदर आपको ऐसे दिखेगा नहीं इसमें, क्योंकि ये लोग ना बैड डेट्स को राइट ऑफ करते हैं। मेरा सर रेंट फॉर गोडाउन के नीचे। तो हमारे हिसाब से, आप मेरे हिसाब से करना, 20,000 के बैड डेट है आपके और 13,000 का आपने प्रोविजन बनाया, तो टोटल खर्चा कितने का है? 33,000। 53,000। 33। समझ आ गया आपको? यस सर। और आपको ये बातें तो बता चुका हूं ना मैं कि ये लोग का करने का तरीका क्या है। ये बैड डेट को प्रोविजन से राइट ऑफ कर देते हैं, कम कर देते हैं और प्रोविजन को, फिर कहते हैं ज्यादा प्रोविजन बना लो, है ना? हम लोग अकाउंट बना के करेंगे तो वैसे सही निकल जाएगा ना सर? अकाउंट बनाओगे तो टाइम लगेगा, अगर टाइम है तो ठीक है, नहीं तो आप सीधा सीधा आपने कर लेना है। मतलब एक वर्किंग नोट बना दोगे कि करंट एग्जिस्टिंग, आई मीन ओपनिंग प्रोविजन, क्लोजिंग, तो ड्यूरिंग द ईयर आ गया। सर अगर बैड डेट एडजस्टमेंट में बैड डेट दिया होता तो डेटा में से बैड डेट माइनस करके उसके बाद प्रोविजन बनता ना? बिल्कुल ठीक है। और रही बात, हाँ जी, क्रिएट होता तो अगर ये क्रिएट होता, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में? 5% मुझे क्रिएट करना है, तो मैं सीधा सीधा क्या करता, मेरे डेटर्स कितने के थे? 8,60,000 के, इसका 5% दैट इज 43,000, मेरे को ये क्रिएट करना पड़ता। तो ओपनिंग ऑलरेडी 30,000 है, 43,000 मैंने क्रिएट करा, तो इसका मतलब मैं पीएनएल में 43,000 डालता और बैड डेट 20,000 जो डाला हुआ है 63,000 जाता टोटल, और मेरा क्लोजिंग प्रोविजन कितना हो जाता? 70। 73। क्लियर है? यस सर। चलिए, उसके बाद हाँ जी, और मैंने डेटर्स में से क्या माइनस करवा दिया तुम्हें? कितने का आया था अपना? 43, क्योंकि मेरा ओपनिंग था 30,000 और मैंने 13 का क्रिएट करा था, तो मेरा टोटल कितना हो गया था? 43,000। बोलिए बोलिए बोलिए। सर ये बैड डेट और प्रोविजन को अलग अलग लिख सकते हैं? हाँ मैडम, लिख सकते। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत? तो इसी तरीके से बेटे आप बढ़ते रहेंगे, भगवान करे यही क्वेश्चन आ जाए 16 नंबर का, मजा आ जाएगा भाई। भगवान सुनता ही तो नहीं है बस। कभी कभी सुन लेते हैं। हाँ, कभी कभी सुन लेता है। सर आज तक तो हुआ नहीं, इस बार देख लेते हैं, चांस दे देते हैं, क्या कर रहे हैं। चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 40,000। सर जी प्रीमियम के अंदर 40,000 रुपए है टुवर्ड्स प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अरे सर जी ये बहुत बार पॉइंट भी कराया मैंने, आप मुझे बताओ इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ पर है? इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा बताओ मुझे। 50,000। वो क्या बोल रहा है, इसमें से 40,000 जो है वो प्रोप्राइटर की इंडिविजुअल पर्सनल इंश्योरेंस है। तो मुझे बताइए क्या मेरा 55,000 का खर्चा करेक्ट है या उसमें से 40 माइनस हो जाना चाहिए? माइनस माइनस। माइनस हो जाना चाहिए। तो पहली चीज तो ये है कि मेरा 55,000 के खर्चे में से माइनस हो जाना चाहिए 40,000, तो कितना बचा बेटा? 15। अभी 12। आगे बात करूंगा, हाँ अभी आगे बात करूंगा, पहले मैं इस 40,000 की बात कर लूं। एट द सेम टाइम ये 40,000 मेरी क्या हो गई? ड्राइंग्स नहीं हो गई? यस सर। यस सर। क्योंकि मैंने एंट्री क्या डाली? ड्राइंग्स टू इंश्योरेंस प्रीमियम डालूंगा ना मैं।
तो इसीलिए मैंने ये 40,000 को यहाँ से कम भी कर दिया। पहले मुझे बताइए ये वाला पॉइंट क्लियर है? Yes. एंड द एक बार Yes, और sir. बता दीजिए। हाँ फिर से बताऊं? यस सर। देख, जब ये आपकी पर्सनल पॉलिसी के ऊपर है, एक बात बता, मैं अपनी LIC कराऊं और एडू जंक्शन के पैसों से कराऊं, तो ये चीज ड्राइंग्स नहीं हो गई टेक्निकली कि मैंने अपने पर्सनल खर्चे एडू जंक्शन के पैसे, तो ये तो एक तरीके से विड्रॉल ऑफ कैश ही हो गया ना। यस सर। तो इसकी एंट्री क्या हो गई तेरी? तूने ड्राइंग्स कर लिया 40,000 और तू एक्सपेंस को कम कर देगा क्योंकि आपने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया था बिजनेस के। तो एक तो 40,000 का खर्चा कम हो गया और दूसरा ड्राइंग्स क्रिएट हो गई, तो ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस हो गई। यस सर। पहले ये 40,000 वो तो वाला कैपिटल में clear है? माइनस कर देंगे। हाँ जी। मैन्युफैक्चरिंग कराऊंगा नहीं कराऊंगा अभी नहीं पता भाई, ठीक है। हाँ जी बताइए, मैन्युफैक्चरिंग करवा दूंगा, करवाऊंगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है पहले। और वो क्या Yes, बोल रहे sir. हैं कि जो बैलेंस है ना, जो 15,000 बचा, वो 1/4/19 से लेके 30/6/20 तक है। तो आप मुझे बताइए कितने महीने का खर्चा बन गया वो? 15। जिसमें से 3 महीने तो नेक्स्ट ईयर के हैं। तो मैं क्या करूंगा बच्चे? Prepaid हो जाएगा सर। 3,000 माइनस करके प्रीपेड हो बैलेंस जाएगा, तो 3,000 और कम हो जाएंगे और आपका 12,000 आ जाएगा, और एसेट साइड पे आपका प्रीपेड खड़ा हो जाएगा 3,000 से। बताइए बच्चों, क्लियर है एकदम? Yes sir. सर हम लोगों ने बेसिकली ये सारे पॉइंट कर लिए, और ऊपर वाले पॉइंट में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटा सा पॉइंट है, आइए देखते हैं। डेप्रिशिएट बिल्डिंग 5%। अच्छा, मतलब मैं डेप्रिशिएट करूं बिल्डिंग को? अरे ऊपर डेप्रिशिएट हो नहीं रखा क्या रे? हो रखा है नहीं हो रखा है ये बताओ सर। नहीं ये हुआ सर। क्यों? आप कैसे कह सकते हैं बात? सर डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी दे तो रखा। होता। एग्जैक्टली। ट्रायल बैलेंस में क्या कहीं भी डेप्रिसिएशन दिया हुआ है? No sir. तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं डली हुई। तो इसका मतलब ये जो डेप्रिसिएशन है 5% बिल्डिंग की, तो बेटा सीधा सीधा मैं क्या करूंगा, एक तो डेप्रिसिएशन 5% का खर्चा आ जाएगा 30,000 का, और बिल्डिंग मेरी 30,000 से कम हो जाएगी। एसेट में से माइनस। और रही बात इधर डेप्रिसिएशन की, तो भैया वर्किंग नोट बना रखा है इन्होंने, एक तो डेप्रिसिएशन हो गई है बिल्डिंग की, ठीक है जी। ठीक है बच्चे, बैड डेट वाला पॉइंट देख लूंगा एक बार उसमें जहां भी प्रॉब्लम आ रही है ना, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे था मैं, ये फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बाय 10%। और फर्नीचर एंड फिक्सचर बाय 10% ना आप जल्दबाजी में सॉल्व करोगे, लेकिन नीचे ना एक रेक्टिफिकेशन दी हुई है, ठीक है। क्या बोल रहा है वो? 1 स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर फॉर 14,000। अच्छा, वैसे अगर तो मैं बोलूं कि अगर जिंदगी आसान रहती तो फर्नीचर का कितने का बैलेंस है? 2,14,000। तो सीधा 2,14,000 पे कितना परसेंट लगा देता मैं? 10%। 10%। 10%। लेकिन बेटे ऐसा है नहीं। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि एक स्टील फर्नीचर है जो कि आपने परचेस करा था 14,000 का, was sold for the same price but the sale proceeds were wrongly credited to sales account। क्या आप मुझे इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बता सकते हो? तुमने एक फर्नीचर को बेचा था, एक फर्नीचर है जो 14,000 का कॉस्ट है, लिखा हुआ है इसमें कि परचेज ड्यूरिंग द ईयर 14,000। फर्नीचर 14,000। Sales to fixed asset। एग्जैक्टली, क्योंकि तुमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया था तो सेल्स डेबिट कर दो, और फर्नीचर की बुक वैल्यू 14,000 से तुमने बाहर करनी है। क्या मैं कह सकता हूँ रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई? इस वजह से आपको दिख रहा है सेल्स 14,000 से कम हो गई, Yes sir. और Yes, sir. फर्नीचर पे क्या होगा?
2 लाख, हाँ इन्होंने यहीं से ही माइनस कर दिया है। ट्रायल में फर्नीचर कितने का था? 2,14,000 का, Yes, sir. Yes, और sir. आपने 14,000 माइनस कर दिए बेटे, तो उसके बाद डेप्रिसिएशन लगा दिया बेटे। समझ में आ गया बेटे? Yes, sir. Yes, sir. ओके। ऑफिस इक्विपमेंट 15%, और फिर दोबारा एक रेक्टिफिकेशन डाल दिया। जिंदगी में रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। परचेज ऑफ अ टाइपराइटर ड्यूरिंग द ईयर 40,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज। ओ माय गॉड, तुमने एक टाइपराइटर खरीदा था और तुमने उसको परचेज में डेबिट कर दिया। सबसे पहले भाग के जाओ और परचेज में से कम कर दो 40,000। और दूसरी बात, भाग के जाओ और टाइपराइटर, ये जो ऑफिस इक्विपमेंट है, इसमें कितना ऐड कर दो पहले? 40,000। 1,60,000 में 40,000। तुमको पता है क्या है, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना आप जैसे, ठीक है, पता है एक फितरत बताता हूँ इंटेलिजेंट बच्चे की। अगर वो कुछ गलत कर रहा होता है ना, उसको ना सॉल्व करते करते ही सिक्स्थ सेंस होती है, उसे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे पेपर करते रहोगे ना, आप अगर गलती कर रहे हो तो पता नहीं लग पाता। ये एक सिक्स्थ सेंस होती है इंटेलिजेंट बच्चों, क्योंकि उनको ये लगता है यार मैं इतनी प्रैक्टिस करके आऊं पर ऐसा क्वेश्चन का पैटर्न आया नहीं, कहीं क्वेश्चन तो वही लग रहा है पर हो सकता है मेरी कैलकुलेशन कहीं डेविएट हो गई है। तो आपको ना अपनी सिक्स्थ सेंस का भी इस्तेमाल करना है बेटा, समझ रहे हो? सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल करना आता है ना तुम्हें? Yes, sir. पता लग जाता है सर, ऐसे आता है, फील नहीं हो रहा कुछ। उसके लिए एक एक्सरसाइज होती है, बताऊं कौन सी होती है? Daily practicing. डेली प्रैक्टिसिंग, और ऐसे ऐसे मारा करो उसे, बैठ के। सर बस एक सेंस है आता मारने का तरीका माजी करेंगे। सतकली। हाँ जी मैडम, एक मिनट बच्चों। हैमर से सर? नहीं, हैमर से मत मारना बेटे। लाल सॉस निकलेगी फिर सर में से। हाँ जी बच्चों। हाँ जी, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, सर sir. चलिए सर, और क्या रह गया? तो ये ऑफिस इक्विपमेंट भी हो जाएगा, और मोटर कार पे 20% है बच्चे, और मोटर कार 2 लाख है, इस पे 20% 40,000 का खर्चा डाल देना और फिर वहां पे डाल देना। क्वेश्चन हो जाएगा अब आपका। और इसके बाद क्या करना है तुमने? जो जो आइटम छूटे हैं उसको डाल दो उसको, ठीक है? अब बस एक चीज फाइनल अकाउंट्स के बारे में सुन लो, तुम डाल रहे हो चीजों को, ठीक है? एकदम तुम्हें प्रेजेंटेशन यही रखनी है, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसके बाद तुमने पीएनएल बनाया, ठीक है, नेट प्रॉफिट, फिर तुमने बैलेंस शीट बनाया, और एंड में तुम्हारी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, तो अब क्या होगा रे भगवान? क्रॉस चेक नहीं करेंगे, टाइम जाएगा। पहली बात आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो ना एक दोबारा से सिक्स्थ सेंस की बात आती है। सर वो कुछ ऐसा होता है ना कि जैसे अगर 20,000 की है तो 40,000 की अमाउंट एक बार चेक कर लो, ऐसा कुछ। अगर 20,000 है तो 20,000 भी चेक कर लो, क्योंकि ऐसा हो हाँ। सकता है कि सिर्फ एक ही साइड पे, जैसे सपोज करो कुछ भी तुम 6,000, 11,000
हो सकता है कोई भी अमाउंट हो, बहुत ही कम चांस होता है ऐसा भी होना, बट ऐसा हो सकता है। तो पहले तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई गलती कोई एक दो हुई है, कोई गलती ज्यादा नहीं हुई है, गलती एक या दो हुई है जिस वजह से डिफरेंस आ रहा है, और उसके अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है। तो कैलकुलेशन करते टाइम मिस्टेक मत करना बेटे, ये गलती अलाउड नहीं है तुम्हें। अगर तुमने सारी चीजें सही डाली है और अगर तुम कैलकुलेशन गलत कर रहे हो, गधे हो तुम एक नंबर के, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है तुमने। मैं कह रहा हूं 2 पॉइंट छोड़कर आ जाओ चाहे, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना, क्योंकि ये इतना क्रिटिकल क्वेश्चन है। ये इसमें ऑलरेडी इतनी चीजें जानी है कि कैलकुलेशन की गुंजाइश नहीं है बेटा यहाँ पे मिस्टेक होने। अगर वो आप करते हो तो भाई उसको ठीक करो, नहीं तो मुझे नहीं पता, वो नहीं हो सकती, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर तुम 0 ज्यादा लगा देते हो, कम लगा देते हो, ये तो नहीं होना चाहिए बेटा, हर किसी हाल में नहीं होना चाहिए ये तो। नहीं तो कभी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी तुम्हारी, बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कहाँ पे एक 0 ज्यादा है। ये एरर अगर किसी ने कर दिया, नहीं मिल पाएगा उसे, बड़ा मुश्किल है फिर एरर। तो आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना। और अगर तुम्हारे को ऐसा लग रहा है कि यार मैं ये कर सकता था, मेरा मैच नहीं हुआ, तो टेंशन मत लो। अगर तो तुम्हारे पास 5 मिनट इस क्वेश्चन को जितना है अगर बचा हुआ है, तो उस टाइम पे देख लो, क्योंकि तब तुम्हारा प्रोसेसर सबसे तेज दौड़ रहा है इस क्वेश्चन पर। और अगर टाइम नहीं है तो मत देखो। अगर ये 16 नंबर का है और तुमने 15 मिनट लगा दिए हैं, तो मैं हद से हद बोलूंगा 3-4 मिनट का और दिमाग लगा लो, 5 मिनट बर्बाद कर लो, इससे ज्यादा मत कर। और इसको कैसा करने का तरीका है, हालांकि वो उसी टाइम होता है। सबसे पहले आराम से ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में सोचो, यार ग्रॉस प्रॉफिट में कहाँ गलती हो सकती है। ठीक है, तो तुम्हारा फोकस होना चाहिए पहले सिंपल सिंपल चीजों पर, कि यार मैंने सेल्स तो ठीक डाली है, परचेस तो ठीक डाली है, टाइपराइटर ये सारी ठीक डाली हुई है। फिर तुम्हारा दिमाग आना चाहिए पीएनएल के ऊपर। बैलेंस शीट साथ साथ चलती रहनी चाहिए कि भाई मैंने सेल्स डाल दिया, सेल्स रिटर्न डाल दिया, उधर मैंने क्लोजिंग स्टॉक ठीक ही डाला होगा क्योंकि मेरा यहाँ पर है, तो वहां भी मैंने ठीक डाल दिया क्लोजिंग स्टॉक। फिर सेल्स अगर देख रहे हो तो ऐसी डेटर या बैड डेट तुमने एक साथ देखा या बाद में देख लिया चाहे वो। फिर परचेज, वेजेस, तो ये वाली चीजों को पहले देखो, क्योंकि तुम्हें तब लगेगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट तो ठीक है। फिर सोचो कि मेरा पीएनएल के अंदर क्या है, तो अब वो अपने आप हो सकता है उस पॉइंट पर पहुंच जाओ। और ये मैं कोई ये फुल प्रूफ तरीका नहीं बोल रहा, लेकिन इट्स अबाउट कि मेरे को स्टेप बाय स्टेप चीजें थोड़ी सी मैं देख लूंगा तो मेरे को कंफर्ट आ जाएगा, हो सकता है मेरे को क्लिक कर जाए कुछ। बताइए, क्लियर है बात? ठीक है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपका टोटल मैच नहीं कर रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे का पेपर आता है उस पर फोकस करो। ऐसा करना नहीं है आपने कि आगे का पेपर खराब हो जाए बेटा। ये फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है, ये एक थ्रेट है, ये आपको अपने दिमाग से ये निकालना होगा। नहीं मैच हुआ तो कोई बात, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी रीजन टू वरी है ही नहीं है कि मेरी मैच हो जाती तो पता नहीं मेरे कितने नंबर आ जाते, नहीं हुई तो पता नहीं अब क्या होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुमने अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली लगाया तो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है सबको? 1 या 2 मार्क्स तो Yes, कटेंगे Yes, ना। sir. ठीक है यार, एक Yes, sir. मार्क्स कटेंगे, बट उस चक्कर में यू कैन नॉट डू कि भाई मैं Yes, आखिरी sir. में 20 नंबर जल्दी जल्दी कर रहा हूँ खराब प्रेजेंटेशन से। इट इज नॉट वर्थ इट, समझ रहे हो? तो आप जब कर रहे थे ना उस टाइम पर अलर्ट रहो। तुम समझो कि जब तुम ये क्वेश्चन कर रहे हो, ये बहुत ही बड़ा थ्रेट है कि अगर ये मैच नहीं हुआ तुम्हारा माइंडसेट थोड़ा खराब होगा। तो जब ये करोगे तो बहुत सीरियस होके करो इस क्वेश्चन को, और कोशिश करो कि आखिरी के 1 घंटे में ही डालो इस क्वेश्चन को, सो दैट इसका मैच ना होने की वजह से दूसरे क्वेश्चन पे इम्पैक्ट ना हो रहा हो तुम्हारा। ठीक है जी? यस सर। और बाकी तो ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से इतना ही है इसके अंदर। और रही बात क्वेश्चन नंबर 1 की, तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 जरूर आपको रटा हुआ होना चाहिए, इतनी बार हमने करा है, टेस्ट में भी दे दिया मैंने ये सारे पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरी जो इंट्यूशन कह रही है मुझे कि एक तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के चांसेस कम लग रहे हैं मुझे, दैट डजंट मीन द प्रैक्टिस ना करो, करना है। मुझे 12th लग रहा है एक तो, और मुझे एक क्वेश्चन ये वाला लग रहा है,
क्योंकि इसके अलावा ना एक क्वेश्चन ये वाला, सेवन, इसमें क्या है सर? एग्जांपल 7 इसमें ना यार ये वाला है कि आपका ना प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, ठीक है, दिस वाज आफ्टर अलाउइंग फॉलोइंग, तो ये इसमें ये तो माइनस कर दिया है, लेकिन while preparing P&L he forgot to provide outstanding expense and prepaid insurance, तो उसने कुछ पॉइंट भूल गया है वो, समझ रहे हो? यस सर। यस तो सर। बेसिकली ये आप प्रैक्टिस जरूर करना, मेरे हिसाब से ये 10 नंबर का एक अच्छा क्वेश्चन है, जो बच्चा उतना ध्यान नहीं देता इस क्वेश्चन पे, पर आप इसको जरूर देख लेना, ठीक है? ये हम लोगों ने करा था क्लास में, बट मेरे हिसाब से कर लोगे, अगर बोलते हो तो मैं बुक कराता हूँ, नहीं तो मेरे हिसाब से हो जाएगा वैसे, नहीं सर इजी है तो। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो मतलब मेरे को यही लग रहा है, मेरे को या तो ये वाला लग रहा है, या जो मैंने करवाया है क्वेश्चन नंबर 1, या वो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और इसका मतलब ये मत ले लेना कि सिर्फ 4 क्वेश्चन करके चले जाओ, ठीक है जी? अब मेरे को बैड डेट का एक बच्चा बोल रहा था, अभी भव्य बोल रहा था, सर बैड डेट में क्या होता है? देखो बच्चे, सीधी सी बात है, 2 एडजस्टमेंट होती हैं, एक होता है बैड डेट और एक होता है बैड डेट प्रोविजन। तो अगर तुम्हें बैड डेट मान लो दिया हुआ है 1000 रुपए, एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तुम एंट्री डालोगे बैड डेट टू डेटर 1000 रुपए, ठीक है? और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बैड डेट प्रोविजन जो है वो 5% मेंटेन करनी है, और ये डेटर का बैलेंस दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में 1 लाख रुपए, तो अगर तुम्हें 5% मेंटेन करनी है, एंड इफ आई एम सेइंग ओपनिंग प्रोविजन इज 2000, ठीक है? मैं थोड़ा काफी चीजें एक साथ ही बोलता जाऊंगा, बट आई होप आपको समझ आए, कहीं डाउट आएगा तो बोल देना। तो मेरे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बैड डेट दिया हुआ था, तो मैंने बैड डेट टू डेटर डाला, मुझे बताइए, और मेरे ट्रायल बैलेंस में डेटर कितना है? 1 लाख रुपए, तो मुझे बताओगे डेटर का बैलेंस अब कितने का हो गया? 95,000, बोलिए। इस 95,000 पे कितना मेंटेन होना चाहिए? 5%, दैट इज कितना आ जाएगा बेटा? 95 कैसे हुआ सर ये? बैड डेट की अगर एक एंट्री डाल रहा हूँ ना मैं, ये बैड डेट जो है, तो बैटेड तो फिर भी आपकी 1000 है। वही I'm sorry. 1000 है। 1000 है ना सर? आई एम सॉरी हमारा कॉन्सेप्ट है करवा गया। ठीक है, 99,000, तो 99,000 का 5% कितना होता है? 99,000 का 5% 4950 4950। तो इसका मतलब इतना तुम्हें मेंटेन करना है, लेकिन तुम्हारा बना कितने का हुआ है? तो इसका मतलब 2950 तुमको क्रिएट करना है। तो इस पूरी कहानी में जब तुम P&L बनाओगे, तो बैड डेट जो तुमने करा 1000 का, दूसरा तुमने प्रोविजन, कितने रुपए का प्रोविजन डालूं? 2950 और बैलेंस शीट में डेटर का बैलेंस कितना लिखूं? 99,000 लेस प्रोविजन, कितना प्रोविजन बोलिए? 495 करेक्ट, 495। 4950, क्योंकि जो मेरा क्लोजिंग प्रोविजन होता है। मैंने डिनर नहीं करा, नहीं मैंने डिनर करा भाई, दाल मखनी सर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेटर्स होता तो? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होता तो पहले आप बच्चे बैड डेट प्रोविजन माइनस करते हो, ठीक है, और उसके बाद जो बच जाता है उसके ऊपर आप डिस्काउंट लगाते हो, कि मतलब ये तो मेरा चला ही जाएगा, और जो बच गया उसके ऊपर डिस्काउंट लगता है फर्दर प्रोविजन। जैसे मान लो अगर 1 लाख रुपए के डेटर है, अगर 5% का मुझे मान लो, जैसे मैंने पूरे गणित से निकाला कि भाई साहब कितने का प्रोविजन हो गया, 4950 क्लोजिंग जो है ना, और इसी तरीके से जो बच जाता है ना, उसके जो बच गया, मान लो कितना बच गया,
5,050। अगर अब मैंने इनको 10% का डिस्काउंट लेके चलना है तो इनमें से मेरा 10% क्या हो जाएगा 9505। ये मैं बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ। और मेरा कितना डिस्काउंट बना हुआ है, कितना वो है, सेम जैसे जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर क्रिएट करा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, वो पीएनएल में चला जाएगा और जो क्लोजिंग है वो मेरा बैलेंस शीट में माइनस होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, तो मेरे हिसाब से आपका ये सारा का सारा एक लेवल पर तो हल्का फुल्का रिवाइज हो ही गया। ठीक है बच्चों, यहां तक बताइए कोई दिक्कत? नो सर। मैन्युफैक्चरिंग खोलूं? यस सर। सर। सर इसकी थर्ड वाली इलस्ट्रेशन रिवाइज करा दो। मैन्युफैक्चरिंग में कंसेप्ट भी रिवाइज कराते हुए। सर दुष्यंत सर कहीं गए हुए हैं क्या घूमने? दुष्यंत सर की शादी हो रही है बेटा, वो अपनी दुनिया में है। सर इम्पॉसिबल इवेंट है ये तो। सर सच में हो रही है? दुष्यंत सर की शादी इस जन्म में तो नहीं होगी मुझे लगता है। दुष्यंत सर कहीं घूमने नहीं गए, दुष्यंत सर इधर ही है, डेली आते हैं इंस्टीट्यूट। क्या और हुआ? शाम को गजलें सुनने चले जाते हैं। क्यों, क्या हो गया? कितना पढ़ोगे यार? क्या हो गया सर, सर नींद आ रही है आपका क्या मैक आपको? भी थक गया। 4% बैटरी है, मैं चार्जर लेकर आता हूँ, नहीं तो बीच में बंद हो जाएगा। आपको नींद आ रही है, हमारी नींद उड़ी पड़ी है। भाई हमने हाँ तो सर। सर हमें नींद तो 19 के बाद ही आएगी। 19 के बाद रिजल्ट वाले दिन मजा आएगा भाई। हाँ। इंस्टीट्यूट में देखेंगे रिजल्ट एक एक करके प्रोजेक्ट। मैं तो फोन ऑफ करके बैठ जाऊंगा। हाँ सर 1-2 महीने बाद आता ना रिजल्ट? हाँ 2 महीना लगभग। नहीं, अब तो सर कुछ आया था किसी का 1 महीने के अंदर अंदर आता है। मतलब वो भाई लास्ट क्यों डरा रहा है, रुक जा रात को। वो सर। सिर्फ नहीं, सच की बात। लास्ट टाइम जल्दी आ गया था क्योंकि अच्छा। एग्जाम पोस्टपोन हुए थे, तो अगली अटेम्प्ट नहीं तो खराब हो जाती, इसलिए उन्होंने जल्दी दिया था। और आप लोगों का भी हो सकता है जल्दी आए, 1 महीने में या 1.5 महीने पोस्टपोन में। तो ये वाले भी हुए ना। हाँ, पर मतलब दे विल नॉट पोस्टपोन इट इन एवरी चेन, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट टाइम वो मई में लेने की कोशिश करेंगे। तो आपका मिड ऑफ, देखो जो स्टैंडर्ड टाइम होता है दैट इज मिड ऑफ जनवरी, तो फाउंडेशन और फाइनल का एक साथ आता है, 15 से 20 जनवरी के बीच में आ जाता है, तो वो चीज है। मैं चार्ट न्यूज आ रही है सारे स्कूल बंद होंगे कल से। दिल्ली सर के कि या ऑल ओवर इंडिया? दिल्ली के तो हो गए सर। दिल्ली के तो पोल्यूशन की वजह से है, बट अभी ये नहीं, कोविड की वजह से ऑल ओवर इंडिया होंगे सर। हाँ वो तो यार अब ये नया वेरिएंट आ गया यार, अब क्या ही है बताओ। यार एग्जाम तो पोस्टपोन नहीं कर देंगे? अगर 1 महीने में ऐसा सिचुएशन, ना हो तो अच्छा है। अगर 1 ना महीने है। नाम अच्छा है। ना हो तो ना हो तो सर इतनी ना टेंशन हो नहीं ले सकते, एक कार ही में बार फिर खत्म टेंशन कर। नहीं रहेगी आगे तक। मतलब अभी जो तुम्हारा तुमको पता है, एक बात बताऊं वैसे, जस्ट इससे जो पिछले वाले साल के बच्चे थे ना, वो Yes, sir. 1 साल 2 महीना फाउंडेशन पढ़े थे, कोविड की वजह से उनके पेपर पोस्टपोन हो गए। वो भी तो नहीं है ना। हाँ यही तो नहीं चाहते कि फाउंडेशन में पड़े रहे, आगे भी बढ़ना है। भाई परेशान हो गए थे वो। बुरा वक्त जितनी जल्दी निकले अच्छा तो है। अच्छा है सर, फाइनल वालों का अच्छा होगा पर। हाँ लेकिन मतलब फाउंडेशन में ऐसा कोई इतना ज्यादा भी नहीं होता, अभी तुम्हें लग रहा होगा ज्यादा, बट मतलब जब मतलब सोचो 6 महीने और यही चीज करनी भाई, पूरा खराब हो जाता है फ्लो। अभी हो, अभी बेस्ट तुम एकदम रेडी हो पेपर देने के लिए।
चलिए तो मैं चार्जर लेके आ रहा हूँ। जो टॉप करेगा उसको एक गिफ्ट दूंगा। अच्छा गिफ्ट है सर। सर सीए में या अकाउंट्स में? अकाउंट्स में। हेलो कर दो, देखो बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। हेलो कर दो दीदी भैया को। क्षमा करो। इनाया कह रही मुझे नींद ज्यादा प्यारी है। हाँ इनाया हेलो कर दो। सर क्यों जगा लाया आप जबरदस्ती? मुझे क्यों मार रहा है? तो उसे तो सोने दो। यस सर, आप खुद तो सोए इनाया आप। तो सोने दो, हमारी नींद उड़ी पड़ी है, तो हाँ आराम वो तो करने दो। बच्ची है सर। सुला के सोती है। हाँ, बोल दो ऑल दी बेस्ट। अच्छा पढ़ाई अच्छी लगती है? आपने ऑफ कर ली। हाँ अच्छा एक बात बताओ, आपको पढ़ाई अच्छी लगती है? गंदी बातें क्यों करती है तुम? चल भाग जा से, गंदी बातें करती है। बाय कर दे, चल बाय कर दे। हमें क्लास ले रहा हूँ, जाओ। सर सीए से मुंह चढ़ा के चला जाए तो? क्या कह रहे हैं? सीए से मुंह चढ़ा के चला जाए तो? पिटाई करूं तेरी? पिटाई करूं? हाँ पिटाई करूं? पिटाई करूं तेरी? पढ़ाई कर। चल भाग जा, गंदी बच्ची, गंदी बच्ची, गंदी बच्ची। एक क्या कौन सिखाता है ऐसे? कौन सर सिखाता है? आप ही सिखाते हो, कौन सिखाता है? आप ही सिखाते हो सर। देखो कैसे पिटाई करता हूँ मैं। कौन सिखाता है? चलो भाग जा, भागो। अच्छा एक बात बताओ, पापा सबसे अच्छे की मम्मा? कौन अच्छे? पापा अच्छे की मम्मा अच्छी? दोनों अच्छे। पापा सबसे अच्छे, ठीक है? नहीं पापा अच्छे। अच्छा, ठीक है, चलो जाओ मम्मा पास जाओ। ऐसे नहीं करते, गंदी बात होती है। तो पढ़ा रहा हूँ, आप तो पढ़ते नहीं हो, ये बच्चे पढ़ने के लिए आए हुए हैं मेरे से। पढ़ते हो आप? अच्छा 1 2 3 4 से बना दो फिर। उसके बाद 14 के बाद 21। चलो अब जाओ, आ रहा हूँ मैं छोड़ के बच्चों से, रुक।
हाँ जी बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। चलिए, मेन चीजें मैं बता रहा हूँ। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में हम लोगों को एक अकाउंट बनाना होता है। वो अकाउंट का नाम बताओगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, है ना? और वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसा दिखता है सर? थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखता है, ठीक है जी। और अब मैं आपको बोलना शुरू करता हूँ। 2-3 फॉर्मूलाज है, अगर आप वो लिखना चाहो या जो भी है मैं यहीं पे बता देता हूँ। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, देखो बेसिकली जो भी फैक्ट्री में खर्चा होता है ना, वो तुम कहाँ डालते हो? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डालते हो, ठीक है सर। फैक्ट्री में कौन कौन सा खर्चा होता है? फैक्ट्री में खर्चा होता है मटेरियल का, वेजेस का, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ द मशीनरीज, डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरीज, डेप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग। तो ये सारे जो भी खर्चे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाते हैं। और आप ये कह सकते हो कि ये सारी कॉस्ट को जब मैं जोड़ दूंगा एक फैक्ट्री की सारी कॉस्ट को, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोला जाता है। जैसे कि सबसे पहला कंपोनेंट है मटेरियल का। मान लो अगर मैं शर्ट बनाता हूँ तो भाई साहब मटेरियल लगेगा ही लगेगा, ठीक है सर। मटेरियल कैसे लगता है? मटेरियल बेटे, अगर मैं शर्ट बना रहा हूँ तो मेरे को कॉटन खरीदना है, ठीक है, तो ये मेरे लिए मटेरियल हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉटन खरीदना है, बटन्स खरीदने हैं, ठीक है, जो भी मटेरियल है बेसिकली, ठीक है, कलर खरीद रहा हूं, तो ये सारा जो भी मटेरियल मैं परचेस कर रहा हूँ फैक्ट्री के लिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आप मुझे फॉर्मूला बता सकते हो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, तो ये मेरा क्या आ जाता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको एक बार मैं दिखाता हूं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। आपको सबसे पहला कंपोनेंट दिख रहा होगा ओपनिंग इन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लियर है जी? यस आइए, सर। तो ये आप कह सकते हो आपका मटेरियल कॉस्ट हो गया, और इसको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोला जाता है। डायरेक्ट का मतलब, देखो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर एक शर्ट बनाने के लिए 100 किलो की, नहीं 100 किलो तो ज्यादा हो जाएगा, एक शर्ट बनाने के लिए मुझे जो कॉटन चाहिए होती है वो 1 kg कॉटन चाहिए होती है। तो अगर मुझे 1000 शर्ट बनानी है तो मुझे कितने केजी कॉटन चाहिए होगी? 1000 किलो। 1000 किलो। तो यानी कि वो मटेरियल जो कि मेरे आउटपुट से एकदम प्रोपोर्शनेट बढ़ता हो, उसको रॉ मटेरियल बोला जाता है, उसको डायरेक्ट मटेरियल बोला जाता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। यस सर। पेपर में ऐसे इतना डिटेल पूछेंगे नहीं वो, लेकिन डायरेक्ट का आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का मतलब होता है कि जैसे मान लो अगर एक शर्ट बनाने के लिए अगर 10 आवर्स ऑफ लेबर चाहिए, तो मुझे बताइए 10 शर्ट बनाने के लिए कितने आवर्स ऑफ लेबर चाहिए होंगे? 100। 100 आवर्स ऑफ लेबर। सो बेसिकली आपका आउटपुट जिस प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, आपका इनपुट भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट। अच्छा सर, उसके बाद है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। आपको पता है और भी ऐसे खर्चे होते हैं जो कि एकदम डायरेक्ट होते हैं और वो मटेरियल और वेजेस नहीं होते। सर ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है बेटा, जैसे कि इंक लग रही है, कलर लग रहा है, तो एक शर्ट पे इतना कलर लगता है, ये तो वो मटेरियल के अंदर नहीं आता, वो उसके अलावा और खर्चों में आ जाता है। या आप कह सकते हो रॉयल्टी का खर्चा है। मतलब अगर मैं एक शर्ट बनाना, भाई मुझे शर्ट बनानी नहीं आती, मैंने जिससे सीखी है उसने बोला भाई तू मुझे पर शर्ट ना 5 रुपए जरूर देगा, तो ना तो मेरा मटेरियल है ना ही वो मेरा लेबर है, लेकिन क्योंकि उसने मुझे शर्ट बनाने का फॉर्मूला दिया होगा तो मैं उस कुछ खर्चा है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, आप ये कह सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है बेटा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। बच्चा ना थोड़ा सा भूल जाता है कि वो बोलता है भाई प्राइम कॉस्ट होता है मटेरियल प्लस वेजेस, नहीं, मटेरियल भी, वेजेस भी और डायरेक्ट एक्सपेंस भी।
सर इसके अलावा और बहुत सारे खर्चे होते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही खर्चे होते हैं, यानी कि ये तो डायरेक्ट थे, बहुत सारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, और इनडायरेक्ट खर्चों को क्या बोला जाता है? ओवरहेड्स। तो आप ये कह सकते हो, जैसे कि इस फॉर्मूले में देखोगे, मटेरियल कंज्यूम प्लस वेजेस प्लस एक्सपेंस, तो ये तुम्हारा क्या आ गया? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये आप कह सकते हो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या फिर बोल सकते हो इसको प्राइम कॉस्ट। और इसमें जब तुम इनडायरेक्ट मटेरियल, इसमें जब तुम इनडायरेक्ट वेजेस, और इसमें जब तुम इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ऐड करते हो, तो इन तीनों को बेसिकली क्या बोला जाता है? ओवरहेड्स। बताइए, कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, तो बेसिकली मैं इस फॉर्मेट पर आ जाता हूँ तुम्हारा। तो जब तुमने प्राइम कॉस्ट निकाल दी, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गया, फैक्ट्री के खर्चे कुछ, रॉयल्टी, हायर चार्जेस, ये इनडायरेक्ट ही होते हैं, और नीचे भी इनडायरेक्ट लिखा है, कोई मतलब नहीं है उसका, ओवरहेड्स भी इनडायरेक्ट ही होते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन, ठीक है, कोई भी खर्चा है तो वो आपका सारा डेबिट साइड पर आ जाता है, क्रेडिट साइड पर आ जाता है बच्चे। अच्छा, एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट चीज, ये आपका रॉ मटेरियल आ गया, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको जोड़ के तुम्हारा आ गया प्राइम कॉस्ट। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ओवरहेड बोला जाता है, रॉयल्टी हो सकता है, हायर चार्जेस, रॉयल्टी हालांकि डायरेक्ट एक्सपेंस में भी जा सकता है, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, किस चीज की डेप्रिसिएशन? जो तुम्हारी फैक्ट्री में मशीनरी लगी है उसकी, जो तुम्हारी फैक्ट्री की बिल्डिंग है उसकी, ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद आपको पता है कुछ चीजें ऐसी होती है जब तुम ये सारी प्रोसेसिंग करते हो, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ ये सारे मेरे खर्चे हैं? क्या मैं बोल सकता हूँ? Yes, यस sir. सर। मान लो मेरे जो खर्चे हैं टोटल मिलाकर आ गए 1,00,000 रुपए, ठीक है, और ना मैंने इस प्रोसेसिंग के अंदर ना भाई साहब कुछ वेस्टेज है जो कि कितने की बिक जाएगी अब? 5,000 की। तो मैं क्या बोलूं, मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1,00,000 है या 95,000? 95. 95। तो बेसिकली आपका जो बाय प्रोडक्ट होता है ना, बाय प्रोडक्ट होता है मतलब ये ऐसी फालतू का निकल कर आ गया 5,000 का, उसको आप क्रेडिट साइड पे लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। अब दूसरी बात, जस्ट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में तुम क्या करते थे? ट्रेडिंग अकाउंट के, ये ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं मैं, यहाँ पर जो स्टॉक होता है वो कौन सा लिखते हो? क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आता है? यस सर। कौन सा वाला आता है क्लोजिंग स्टॉक? रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स का। फिनिश गुड का। और बेटा मैन्युफैक्चरिंग में ये देखो क्लोजिंग स्टॉक किसका आ रहा है? वर्क इन प्रोग्रेस का। अब आपका सवाल आएगा सर रॉ मटेरियल का कहाँ गया? बेटा वो तो तुमने यहाँ माइनस कर दिया ना, अगर तुम यहाँ माइनस ना करते तो यहाँ पे बाय क्लोजिंग रॉ मटेरियल का भी लिख देते। तो मान लो 8,000 रुपए तुम्हारा वर्क इन प्रोग्रेस का, तो मुझे बताइए नेट नेट तुम्हारी कॉस्ट कितने की है? 1,00,000 माइनस 13, दैट इज 87,000। 87. और ये 87,000 को तुम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर रहे हो, क्योंकि तुम क्या लिख रहे हो? बाय ट्रेडिंग, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बताइए, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब सर इसका कोई क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, वो तो देख देख के करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो आप? Illustration C. ये तो बहुत बड़ा है सर। वह प्रैक्टिस कर लो उसको, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, बहुत बड़ा है ये भी। कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में? वो बस इसके आगे पीएनएल भी वो बनाना है ना, वही दिक्कत है, बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे आपने वो बताया था ना फाइनल अकाउंट का, वैसे ही बता देते एक बार। चलो ठीक है, देखो तुमको क्या दिया हुआ? ट्रायल बैलेंस गिवन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ये करना चाहिए इसको, ठीक है। ट्रायल बैलेंस है और इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, मेरे को बताते जाना कौन सी चीज कहाँ जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन बोल क्या रहा है एक बार देख लेता हूँ। ये नीचे भी आपको और भी चीजें दी हुई हैं, आपको बनाना क्या है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीएनएल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो मेरा ज्यादा फोकस आपका
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे रहेगा। मुझे बताइए ये जो स्टॉक है ये कहाँ पे जाएगा ये वाला? मैन्युफैक्चरिंग। तो आइए एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास ना, मैं इस फाइल को यहाँ पे खोल लेता हूँ। चलो कोई नहीं, छोड़ो। तो आइए मैन्युफैक्चरिंग में 21,000 दिख रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक ये कहाँ पर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड। फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में। ये उसमें चला जाएगा। बैलेंस शीट में। 24,000 किस में चला जाएगा तुम्हारा? बैलेंस शीट में। अच्छा अब ये बताओ कैरेज ऑन परचेज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग। ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग? ट्रेडिंग सर। हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट लिखा हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग में लिखा हुआ था ये। हाँ ये देखो ना, ये लिखा हुआ। तो बेसिकली तुम जब भी कोई चीज परचेज करते हो तुम डायरेक्टली उसको बेचते हो या तुम परचेज करते होगे फैक्ट्री के अंदर? फैक्ट्री के अंदर। तो मुझे बता दीजिए ये तो उसी का हो जाएगा ना, मैन्युफैक्चरिंग का हो जाएगा ना। समझ आई बात? यस सर। सर और बताइए सर, इसमें वेजेस कहाँ जाएगा बेटा? ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग। अब बेटा अब जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बन रहा है ना तो फैक्ट्री का तुम अलग कर रहे हो, तो बेसिकली अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी सर। वेजेस कहाँ चला गया, कहाँ पर है? 13,000। और देखो एडजस्टमेंट नीचे समझ लोगे ना, आउटस्टैंडिंग होगी तो ऐड हो जाएगा। यस सर। ठीक है आइए वेजेस हो गया। सैलरीज कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। नो, पीएनएल। पीएनएल। पीएनएल सैलरी किसके लिए होता है? ऑफिस के लोगों के लिए होता है बच्चे। और जो ऑफिस के लोग होते हैं, आई मीन जैसे कल को अगर तुम्हारी जॉब लगेगी, तुमको जो सैलरी होगा, तुम फैक्ट्री में बैठे होगे हेड ऑफिस में बैठे होगे? हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस में। तो आपको जो सैलरी मिल रही है वो मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा ना जाएगी। टेलीफोन एंड पोस्टेज पीएनएल। पीएनएल। रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर फर्नीचर में ऐड हो जाएगा सर। नहीं, मतलब देखो ये पीएनएल के अंदर नॉर्मल रिपेयर्स है, वो जरूरी नहीं है ना कि हमेशा जो भी रिपेयर करो वो फर्नीचर की कॉस्ट में जुड़ जाते हैं, वो तो जब तुम परचेस करते हो तब होता है। तो ये कहाँ जाएगा रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर? पीएनएल। 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 कैश एट बैंक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। ऑफिस फर्नीचर बैलेंस शीट। यस सर। बैलेंस शीट। रिपेयर्स टू प्लांट सोच के बोलो। ये मैन्युफैक्चरिंग। पीएनएल। मैन्युफैक्चरिंग। सर रीजन बेटा, प्लांट का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री का होगा ना। प्लांट एंड मशीनरी का होती है फैक्ट्री में, तो उसका रिपेयर कहाँ चला जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। परचेज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग उसमें ऐड होएगा। या मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा ओपनिंग इन्वेंटरी में हो जाएगा ना शायद। रॉ हाँ। मटेरियल में। रॉ मटेरियल, हालांकि क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए, पर रॉ मटेरियल का ही परचेज होगा ये तो एसेट हो गया प्लांट एंड मशीनरी। यस सर। ये लायबिलिटी क्रेडिटर। दिया हुआ है रेंट। आपको क्या लग रहा है ये रेंट किसका है? कुछ दिया हुआ नहीं। मैन्युफैक्चरिंग का। आइए देखते हैं, मेरे हिसाब से कुछ नीचे होना चाहिए रेंट के बारे में। ऑफिस नीचे वो देख रहे हो तुम, सेकंड लास्ट पॉइंट, ऑफिस प्रीमाइस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल एरिया। इसके कहने का मतलब है कि तुम्हारा जो ऑफिस है वो 1/4 है, और अगर तुम रेंट दे रहे हो 6,000 का, तो 3/4 तो फैक्ट्री का रेंट हो गया ना। यस सर। क्लियर है आपको ये बात? यस सर। तो समझ नहीं आई कुछ। एक बात बता, ये जो रेंट है
ये तेरे ऑफिस का है या फैक्ट्री का है, पता लग रहा है? नो सर। अब इस लाइन को पढ़। टोटल एरिया तो फिर इसमें फैक्ट्री के उसमें से कुछ दिया हो ना ऑफिस को। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि तेरा ऑफिस 1/4 में है और फैक्ट्री कितने में, 3/4 में है। यस सर। तो ये मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, बेसिकली ये रेंट के लिए दिया होगा ना एरिया के हिसाब से। जी सर। तो इसका मतलब तेरा 3/4 यानी कि 4500 रुपए तेरा इसमें जा रहा होगा अगर तुम देखोगे रेंट का, और 1/4 कहाँ चला जाएगा, पीएनएल के अंदर। पीएम। क्लियर है? यस सर। लाइटिंग 1350। देख लाइटिंग भी कहाँ भाई, फैक्ट्री में भी हो सकती है, ऑफिस में भी हो सकती है। तो लाइटिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है, 2/3 फैक्ट्री में डाल दो और 1/3 ऑफिस यानी कि पीएनएल में डाल दो। क्लियर है? यस। जनरल एक्सपेंस, तो ये तो जनरल पी एक्सपेंस में का जाएगा। मतलब है वो पीएनएल में चला जाएगा, उसके बारे में कुछ लिखा भी नहीं। अगर वो लिख देते कि 50% फैक्ट्री और 50% में, तो मैं डाल देता। ठीक है, अब मैं आता हूँ क्रेडिट sir. साइड पे। कुछ भी नहीं है क्रेडिट साइड पे। तो सन्ड्री क्रेडिटर, लायबिलिटी, बिल्स पेबल, लायबिलिटी, सेल ऑफ स्क्रैप, ये बताओ बेटा। सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग की क्रेडिट साइड पे तो आपको दिख रहा होगा 2500 रुपए। कमीशन रिसीव्ड, ये कहाँ जाएगा, पीएनएल। पीएनएल। प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये अलग ही बातें हैं, पीएनएल की बातें हैं। पीएनएल। कैपिटल, सेल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, पीएनएल की बातें हैं। ठीक है, अब बेसिकली एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर तुम देखोगे तो मुझे बताओ, ये स्टॉक की दी हुई है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग, तो इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा ना ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। यस सर। ये तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, यस सर। और सेमी फिनिश वर्क इन प्रोग्रेस भी कहाँ चला जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में। तो तुम्हें दिख ही रहा होगा क्रेडिट साइड पे 7800 और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पूरा बना रखा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। क्लियर है? यस सर। यस सर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, सैलरी। आउटस्टैंडिंग। ये देखो आउटस्टैंडिंग वाला तो हो जाएगा ना। यस सर। यस। मशीनरी को डिप्रिशिएट करना है 10% पे। तो भैया मशीनरी कितने की थी मेरी, 70,000। तो 70,000 को जब मैं डिप्रिशिएट करूंगा 10%, 7,000, ये 7,000 का खर्चा कहाँ जाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग पीएनएल में। नो, मशीनरी ये मैन्युफैक्चरिंग। मशीनरी फैक्ट्री के जी अंदर सर। है तुम्हारी। ओ भैया पॉइंट समझ रहे यस हो? सर। आखिरी पॉइंट देखो, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। अगर ये मशीनरी तुम्हारी फैक्ट्री में है तो इसका डेप्रिसिएशन का खर्चा मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। क्लियर है? यस सर। देन ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर वो हिंट दे रहा है, इसको पीएनएल में डाल दो, प्रोविजन पीएनएल में जाएगा, और बाकी 2 पॉइंट करेगा। सर डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग आ जाती है फिर। अगर ये फैक्ट्री की बिल्डिंग होती तो मैं इसको मैन्युफैक्चरिंग में डालता, और अगर ये मेरी ऑफिस बिल्डिंग होती तो मैं पीएनएल में डालता। ये तो बट फिर क्वेश्चन बताता ना। ऑब्वियसली। ठीक है। बताइए, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है जी, तो हो जाएगा अभी वाला चैप्टर। यस सर। जी सर। तो बेटे अब आप पूरे के पूरे तैयार हो, 100 में से 100 लाने के लिए। ओ माय गॉड। इतना तो नहीं है सर। ठीक है, तो सही है बच्चों, गुड, और मजा आया आपको पढ़ाकर। अब इसको बस ये वाले क्वेश्चंस अब आ जाए, बस भगवान करे। मैं चाहता हूँ जो हमने क्वेश्चन करे हैं वो आ गए तो बहुत सही हो जाएगा। मिठाई बांटेगा रास्ते में। ठीक है, चलो इतना रखते हैं आज, और मिलेंगे कल परसों, एक बार बताऊंगा आपको फिर अब क्या प्लान है। ठीक है, गुड नाइट। ओके सर। थैंक यू वेरी गुड मच। नाइट सर। गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू। बाय बाय।